हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KMS एडू पॉइंट पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो पेपर देखने वाले हैं नया पेपर, वो MPPSC के द्वारा जो आयोजित होता है MP सेट का जो पेपर 2024 का, उसके हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो पूरा कवर करने वाले हैं। और इसमें जो 2022 का जो पेपर कराया था पहला वाला AP का, उसमें से सीधा का सीधा क्वेश्चन, इसमें 5 से 7 क्वेश्चन सीधा कॉपी पेस्ट किए गए हैं। तो जो पिछले साल के आए हुए पेपर हैं उसकी इम्पोर्टेंट आप समझिए, और इस सीरीज को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा जो हिस्ट्री से संबंधित स्टूडेंट हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर सीधा 51 पे चलते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन पेपर 1 में MP सेट में, आप जानते हो पेपर 1 में जो MP सेट का पेपर होता है उसमें पेपर जो 10 सब्जेक्ट होते हैं उससे संबंधित होता है। अब मेन जो अपना जो सब्जेक्ट पेपर है वो 51 से शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 51, कुमारपाल चरित्र का लेखक कौन है? कुमारपाल चरित्र का लेखक किसके द्वारा कुमारपाल चरित्र लिखा गया है? तो कुमारपाल चरित्र चालुक्य शासक था, और ये इसके दरबार में हेमचंद्र सूरी रहते थे। कौन रहते थे? हेमचंद्र सूरी रहते थे, और इनके द्वारा ही कुमारपाल चरित्र लिखा गया है। इनमें ये किससे? जैन धर्म से संबंधित हैं। ये जैन धर्म से संबंधित हैं। इसमें कुमारपाल का पूरा जीवन परिचय बताया गया है, उसमें उपलब्धियों को बताया गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट आंसर है वो C इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये संध्या का नंदी की बात करूं तो ये रामपाल, जो पाल शासक रामपाल था, उसके दरबार में रहते थे। इन्होंने रामपाल चरित्र लिखा है। पद्मगुप्त की बात करूं तो ये परमार शासक सिंधुराज के दरबार में रहते थे, और इन्होंने नवशंख से चरित्र लिखा है, जो सिंधु राज की उपाधि थी। नेचंद्र सूरी के द्वारा इन्होंने हमीर रासु लिखा है, हमीर रासु लिखा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करूं तो बेपल सूत्र किस भाषा में लिखा गया है? बेसिकली ये बेपल सूत्र है क्या? बेपल सूत्र बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, मतलब एक बड़ा व्यापक ग्रंथ है जिसके अंदर कई ग्रंथ आते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म, चूंकि पूरा का पूरा बौद्ध धर्म का जो इतिहास है वो किस भाषा में लिखा गया है? वो पाली भाषा में लिखा गया है। लेकिन बेपल सूत्र जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका D करेक्ट आंसर होगा। जैन धर्म की बात करूं तो जैन धर्म जैन धर्म का जो साहित्य है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका D इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 की बात करें तो पाटलिपुत्र कि प्राचीन नगर की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? ये 2022 का क्वेश्चन हूबहू सीधा पेस्ट कर दिया है। तो इसमें जो खुदाई की गई थी पाटलिपुत्र की, वो स्पूनर महोदय के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका D करेक्ट आंसर होगा। कनिंघम की बात करें तो ये कनिंघम ASI से जुड़े हुए हैं, भारतीय पुरातत्वविद का जनक भी कहा जाता है इसको। इन्होंने सांची के बौद्ध स्तूप और भरहूत के बौद्ध स्तूप की खोज की थी। मार्टी विलर की बात करूं तो ये सातवाहनों की जो राजधानी है उससे खोज से संबंधित है। और जॉन मार्शल की बात करूं तो और इनका जो संबंध है हड़प्पा काल से भी है, इनका भी हड़प्पा काल से संबंध है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका D इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, रुद्रदामन का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रुद्रदामन का जो पूरा का पूरा संबंध मिलता है वो जूनागढ़ से मिलता है। जूनागढ़ में सुदर्शन झील पुष्यगुप्त द्वारा बनवाई गई थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था, पुष्यगुप्त द्वारा बनवाई गई थी। तो वो सुदर्शन झील का बिना बेगारी के, यानी बिना मतलब बिना जो राज के धन से, राज्य के मतलब अपना व्यक्तिगत धन से इसने जूनागढ़ का जो सुदर्शन झील था उसका पुनर्निर्माण कराया, क्योंकि ये
लोगों को पानी से संबंधित परेशानियाँ थी, इसलिए इसने अपने निजी व्यक्तिगत धन से इसने जूनागढ़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख कहाँ से इससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो सिंधु घाटी की मोहरों पर जीवन वृक्ष अंकित पाया गया है। यह मायावी वृक्ष किससे मिलता जुलता है? तो ये मायावी वृक्ष जो MPPSC की जो आंसर की है उसको इसने सी इसका करेक्ट आंसर माना है, लेकिन बेसिकली मुझे लगता है कि ये साल वृक्ष भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन MPPSC की जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें सी को करेक्ट आंसर माना है, तो इट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ सी, है ना। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन 56, विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो विशाल स्नानागार है जो वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? सबको पता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यहाँ से अन्नागार भी मिला है, स्नानागार भी मिला है। हड़प्पा से बात करें तो बड़ा अन्नागार मिला है। राखी गढ़ी की बात करें तो ये भारतीय हड़प्पाकालीन भारतीय की दृष्टि से देखा है तो हड़प्पाकालीन सबसे बड़ा नगर ये है राखी गढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 57 वैदिक काल में धार्मिक जीवन का प्रबंध कौन सी संस्था से करती है? तो वैदिक काल की अगर बात करें धार्मिक जीवन से या सामाजिक जीवन से संबंधित, सामाजिक जीवन से संबंधित अगर कोई रिलेटेड बात होती है तो सबसे पहले जो वैदिक काल का जो स्टेप वो मिलता है तो वो विदर्भ की संस्कृति विदर्भ से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका विदर्भ सही आंसर होगा। मतलब इसको पुरानी संस्था भी माना गया है। सबसे ज़्यादा उल्लेख इसी का 122 बार इसका उल्लेख आया है ना ऋग्वेदिक काल में। समिति की बात करूं तो समिति का उल्लेख 9 बार आया है, इसका सभा का 8 बार आया है उल्लेख। गढ़ की बात करूं तो इसका 48 बार उल्लेख आया है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर वैदिक काल में विदर्भ को खत्म कर दिया गया था, मतलब विदर्भ का प्रमाण नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, बौद्धों की तीसरी सभा सम्राट अशोक के समय कहाँ हुई थी? ये 2022 का क्वेश्चन है। MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 से पेपर से सीधा लिया हुआ है। तो तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुई थी तीसरी बौद्ध संगति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार और संस्थाओं के लेखक कौन है? अब वो सीधा पूछ रहा है आपसे, किस तरह पूछ रहा है? प्राचीन भारत की दृष्टि से। तो एशियन हिस्ट्री की दृष्टि से आप देखा जाए तो एक्टिव इसमें रामशरण शर्मा थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, कठोर उपनिषद में आत्मा को निम्नलिखित में से क्या कहा गया? तो आत्मा का जो उपनिषदों में जो आत्मा का संबंध सीधा पुरुषों से बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो सबसे पहली राजधानी है वो राजगीर है या राजगृह भी कह सकते हैं इसको। तो ये किस हर्यक वंश ने पहली बार इसको राजधानी बनाया, जिसका शासक कौन था? बिम्बिसार शासक था। तो हर्यक वंश ने सबसे पहली बार राजगृह को राजधानी बनाया, तो प्राचीन राजधानी ये मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मथुरा किसकी राजधानी थी? मथुरा कनिष्क की राजधानी थी। ठीक है, पटना आधुनिक पाटलिपुत्र को पहली बार किसने राजधानी बनाया था? तो उदयन के द्वारा इसको पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी बनाया गया था। अगर पाटलिपुत्र की किलेबंदी सबसे पहली बार किसने की? अगर इसका पाटलिपुत्र की किलेबंदी की बात करें, किलेबंदी किसके द्वारा की गई सबसे पहले? तो किलेबंदी अजातशत्रु के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था? तो तक्षशिला का जो शासक था सिकंदर के समय वो कौन था? आम्बी था। और पोरस की बात करें तो ये पुरु राज्य का शासक था। जो झेलम और चिलाम नदी के बीच में इसका राज्य था। ठीक
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सिक्सटी थ्री, सातवाहन काल के दौरान गोलमिका क्या था? तो गोलमिका क्या था? एक सेना की एक टुकड़ी का प्रधान था ना गोलमिका। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर सातवाहन काल में देखा जाए तो सातवाहन काल की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? अमरावती थी, अमरावती थी। इसमें जो समाज था वो कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था, मात्र सत्तात्मक समाज था। मतलब माताओं के नाम, जो राजा थे उनके नाम के पहले माताओं के नाम लगाए जाते थे, तो मात्र सत्तात्मक समाज था। ठीक है, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 64, पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पहले पूछा था तीसरी बौद्ध संगति का, अब पूछा पहली बौद्ध संगति। तो पहली बौद्ध संगति का जो आयोजन है किसके द्वारा हुआ था? पहली बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? ये अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के 8 वर्ष बाद ये आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? इसके पुत्र उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। वैशाली की बात करूं तो जो शिशुनाग वंश का संस्थापक था उसने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। ठीक है, विक्रमशिला किससे संबंधित है? पाल शासकों से संबंधित है विक्रमशिला। क्वेश्चन नंबर 65, आज के मध्य प्रदेश में मौर्य काल में मध्य भारत के मौर्य प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो मौर्य प्रांत की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? उज्जैन थी। यहाँ पे 11 वर्षों तक अशोक इसका प्रांतपाल भी रहा था, अशोक इसका प्रांतपाल भी रहा था, प्रांतपाल। और ये विदिशा अशोक की कौन सी ससुराल थी? अशोक की ससुराल। इसी की एक विदिशा की इसकी वाइफ थी, उसका क्या नाम था? महादेवी। और इसके 2 पुत्र महेंद्र और संघमित्रा, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे। इनका भी काफ़ी मेन रोल रहा है बौद्ध धर्म के प्रचार में। खजुराहो किसकी राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। खजुराहो चंदेलों की राजधानी थी। ठीक है, इंदौर किसकी राजधानी थी? होलकर इसमें इंदौर में एक्टिव थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, राज व्यवस्था का सप्तांग सिद्धांत तो किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो सप्तांग सिद्धांत किस में मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है। इसमें यह बताया गया है कि राज्य के जो 7 भाग हैं उनका संबंध सीधे शरीर के एक भाग से बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अष्टाध्यायी की बात करें तो ये किसकी है? पाणिनि की ग्रंथ लिखी हुई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। इसे एक व्याकरण ग्रंथ है। रामायण की बात करूं तो ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो सर्ग है, मतलब इसमें जो कांड है वो 7 कांड है, लेकिन इसको फिर भी महाकाव्य कहा गया है। लेकिन महाकाव्य कहा गया है। वैसे महाकाव्य में 8 काव्य होते हैं, लेकिन 8 कांड होते हैं, लेकिन 7 कांड होने पर ही रामायण को महाकाव्य कहा गया है। आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद काय से संबंधित है? कर्म कांडों से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, सातवाहनों की अंतिम राजधानी कहाँ स्थित थी? सातवाहनों की जो अंतिम राजधानी, अब ये कंफ्यूजन कर दिया। अंतिम पूछे चाहे पहले के, अमरावती इसकी राजधानी है। मतलब अंतिम राजधानी अगर अमरावती नहीं होती ऑप्शन में तो धानिकटक पर भी जा सकते थे, लेकिन फिलहाल की स्थिति में डी इसका ऑप्शन
उसने किसने माना है एमपीपीएससी की आंसर की में इसका डी ऑप्शन माना गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, अपने शासन के शुरुआती वर्षों में हर्षवर्धन किस धर्म का पालन करता था? तो जो पहले हर्षवर्धन शैव धर्म का अनुयायी था, बाद में इसने अहिंसांकी के द्वारा इसने बौद्ध धर्म को प्रमोट किया ना, बौद्ध धर्म अपना लिया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, चारवाक दर्शन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है। और चारवाक दर्शन है वो कहता है कि मतलब जो मन में आ रहा है वो करो। तो वो ये इस सिद्धांत पर चलता है कि सुख के ऊपर पूरा बेस्ट सिद्धांत है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, गौतम बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मूर्ति किस स्थापत्य कला में निर्मित की गई थी? तो गौतम बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है वो पहली जो उनकी फर्स्ट प्रतिमा है वो किस स्थापत्य कला में निर्मित की गई थी? तो ये जो फर्स्ट प्रतिमा है वो गांधार कला में बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगर बात करें कि ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो संख्या में बनी है वो मथुरा शैली में बनी है, मतलब बौद्ध धर्म जो बौद्ध गौतम बुद्ध की मूर्ति सबसे ज़्यादा जो मिली है वो मथुरा शैली में मिली है, सबसे ज़्यादा बनी या मिली तो वो मथुरा शैली में मिली है। लेकिन प्रथम बार जो मूर्ति बनाई गई थी वो गांधार शैली में बनाई गई थी। और इस पूरी गांधार शैली पर किसका प्रभाव है? रोमन शैली का प्रभाव है, रोमन शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इसकी बात करूं तो इस पे भारतीय शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। द्रविड़ की बात करो, दक्षिण भारत के सारे मंदिर द्रविड़ शैली में है। दक्षिण भारत के में जो मंदिरों की शैली है वो द्रविड़ शैली है। नागर शैली उत्तर भारत में जो मंदिर हैं वो नागर शैली के मंदिर मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, किस चालुक्य शासक ने रण विक्रम की उपाधि धारण की थी? अगर रण विक्रम की बात करें या रण विजय की बात करें, रण विजय, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2022 के जो पेपर है उसमें रण विजय के नाम से पूछी गई है इसकी उपाधि। तो ये किसकी उपाधि है? पुलकेशिन प्रथम की उपाधि मिलती है। और इसमें क्या पूछा गया? रण विक्रम। तो ये भी अभी तक जो पेपर है उसमें से 3 क्वेश्चन सेम टू सेम पेस्ट किए गए हैं ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, होयसलेश्वर के प्राचीन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, कामरूप के निम्नलिखित बर्मन शासकों में से किसने प्राग ज्योतिष को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसमें जो इसका आंसर मिलता है वो पुष्य बर्मन मिलता है, बी इसका करेक्ट आंसर मिलता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 74, गुजराती शासक कवि सोडल ने किस पाल वंशी शासक को उत्तरापद स्वामिन कहा है? तो जो सोडल ने जो उत्तरापद स्वामिन किसको कहा है? धर्मपाल को कहा है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, ग्वालियर लेख के अनुसार किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अरबों को सिंध आगे बढ़ाने को रोक दिया था? ये 2022 का पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें ये पूछा गया है कि किस ग्वालियर लेख में किस गुर्जर प्रतिहार को अरबों को सिंध में आगे बढ़ने से रोक दिया था? तो ये नांग भट्ट है। और 2022 का जो पेपर है उसमें कहा गया है अरबों का नाशक कौन था? तो इतना अंतर है बस। तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। मिहिर भोज सबसे प्रतिभाशाली मतलब महत्वपूर्ण शासक था, इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर रहते थे, ठीक है। महेंद्रपाल और महिपाल दोनों के दरबार में राजशेखर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 76, परमार वंशी किस शासक के दरबार में नव सांग चरित्र के लेखक पद्मगुप्त निवास करते थे? तो पद्मगुप्त
किसके दरबार में निवास करते थे? सिंधुराज के दरबार में निवास करते थे। तो सिंधुराज का पूरा जीवन परिचय, सिंधुराज की उपाधि भी नवसाहसांक मिलती है, नवसाहसांक इसकी उपाधि मिलती है, इसलिए ये नवसांक चरित लिखा गया है पद्मगुप्त के द्वारा। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, पूर्व मध्यकालीन भारत में अग्रहार भूमि किसे दी जाती थी? तो अग्रहार भूमि किसे दी जाती थी? ब्राह्मणों के समूह को अग्रहार भूमि दी जाती थी। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 78, तो इसका बी आंसर इसका सही होगा। दक्षिण भारत में नाना देशी नामक व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो नाना देशी जो नामक व्यवस्था किससे संबंधित थी? व्यापारिक श्रेणियों से संबंधित ये नाना देशी व्यवस्था थी। तो इट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चंदन बासव का संबंध किस संप्रदाय से? तो चंदन बासव का संबंध भी लिंगायत संप्रदाय से है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो हेनसांग ने भारत आगमन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो हेनसांग जब आया था नालंदा विश्वविद्यालय में, तो उसके जो कुलपति थे वो आचार्य शीलभद्र उसके कुलपति थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, तैमूर लंग की आत्मकथा का क्या नाम था? तो तैमूर लंग की जो आत्मकथा थी वो मलफुजात तैमूरी के नाम से लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, तुझे बाबरी का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ये मूल जो तुर्की तुझे के बाबरी है तो बाबर के द्वारा लिखी गई थी, वो तुर्की भाषा में थी। ठीक है, लेकिन इसका जो अनुवाद है फारसी भाषा में, इसका अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान काना ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था अकबर के समय। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 83, हुमायूं नामा किसकी रचना है? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद गौरी का जो पहला आक्रमण था भारत पर 1175 में था, ये किसके विरुद्ध था? मुल्तान के विरुद्ध। ये भी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मुल्तान में था, और इसका वहाँ का शासक कौन था? मूलराज या भीम द्वितीय था। मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय, उसने इसको डिफीट भी किया था, मतलब मोहम्मद गौरी को उसने मूलराज ने हराया भी था, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका कौन सा आंसर सही है? इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का अंश विद्वान था, किस इतिहासकार ने कहा है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये अल-फराबी के द्वारा भी दी गई है, लेकिन एल्फिंस्टन किसने माना है? एल्फिंस्टन MPPSC की जो आंसर की के अकॉर्डिंग इसको माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि अल-फराबी काफ़ी पहले का था, जो कासिम के समय का था, कासिम या मोहम्मद महमूद गजनबी के समय का अल-फराबी, और ये एल्फिंस्टन उस समय का था। तो इसलिए जो माना गया इसका स्टेटमेंट एल्फिंस्टन इसमें आंसर की में इसका सही माना गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, 40 के मंडल का दमन किसने किया था? तो 40 जो तुर्कान ये चहलगामी था, 40 गुलामों का जो दल था वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? इस्टेब्लिश जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। लेकिन अगर इसका दमन किया था, जो इसको ख़त्म किया था, वो किसके द्वारा किया गया था? बलमन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बलमन भी इस 40 सरदारों को जो 40 से चहलगामी थी उसका सदस्य बलमन भी रह चुका था। तो वो जानता था कि इसका दमन किए हुए, मतलब इसका जब तक दमन नहीं होगा, जब तक कोई भी और भी शासक मेरे से सत्ता हथियाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर इसने इसका दमन कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इल्तुतमिश अगर गवाली जीत के बाद जो सार्वजनिक घोषणा इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी की, वो किसके? रजिया को लेकर की थी। ठीक है, और जो सिक्के चलाए थे उसमें रजिया का भी नाम है इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, और
तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कब किया था? तो बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कब किया था? 1928 में किया था, तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 27 में खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ हुआ था। 28 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के विरुद्ध हुआ था, ये मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था अफगानों के विरुद्ध। तो बेसिकली जीता बाबर ही, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका चंदेरी का युद्ध पूछा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? तो तीर्थ यात्रा कब जो करे वो कब समाप्त किया था? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तीर्थ यात्रा जो करता है वो 1563 में समाप्त किया था। जजी अकर की बात करें, जजी अकर 1564 में समाप्त किया था। 1562 में क्या किया था? दास प्रथा को खत्म किया था, दास प्रथा को खत्म किया था इसने, या ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। इसकी 1565 और 1566 में कोई इसकी इतनी इंपॉर्टेंट घटना नहीं मिलती अकबर की। क्वेश्चन नंबर 89, विलियम हॉकिंस किस मुगल शासक के काल में भारत आया था? तो विलियम हॉकिंस किस मुगल शासक के काल में भारत आया था? जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो बहमनी शासक अहमद शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो गुलबर्गा से जो अहमद शाह था उसने अपनी राजधानी बीदर की ओर स्थानांतरित की थी, बीदर में, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली मेन सेंटर पॉइंट रहा है, कब? मुगल काल में भी रहा है, प्लस सल्तनत काल में भी रहा है। सल्तनत काल में तो ये दिल्ली, और राजमुंद्री की बात करें तो ये इसका संबंध मोहम्मद बिन तुगलक से मिलता है, मोहम्मद बिन तुगलक से मिलता है। राजमुंद्री अभिलेख में ही राजमुंद्री अभिलेख का संबंध किससे मिलता है? मोहम्मद बिन तुगलक से मिलता है। वारंगल की बात करें तो वारंगल की होयसल की राजधानी थी जो वारंगल थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, दीवान मुस्तक राज की स्थापना किसने की थी? तो मुस्तक राज यानी गुप्तचर विभाग था, गुप्तचर विभाग था। ये भी 2022 में सीधा 2022 के पेपर से सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो गुप्तचर विभाग था ये, और ये काय के लिए इस्टेब्लिश किया गया था? जो अलाउद्दीन खिलजी जो जैसे कोई भी मतलब रेटों की जो दाम थे उनके नियंत्रण रहे, और जो भी राज्य में जो भी हलचल हो, जो भी हो, वो किसको पता चलता रहे? तो अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता रहे, इसलिए इसने इस विभाग को इस्टेब्लिश किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, मध्यकाल में बयाना और सरखेज किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे? तो बयाना कहाँ है? बयाना राजस्थान में है, बयाना राजस्थान में। गुप्त काल की सबसे बड़ी निधि मुद्रा निधि यहीं से मिली है। सरखेज कहाँ है? सरखेज गुजरात में मिलता है, गुजरात। और ये दोनों ही जो स्थल है वो कहाँ से संबंधित है? नील व्यापार से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो विजयनगर शासकों के अधीन भूमि स्वामी और पट्टेदार के बीच बंटवारे की प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो बंटवारे की जो प्रणाली है भूमि स्वामी के बीच और पट्टेदारों के बीच, तो उसको बारम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो 94, अकबर के समय सबसे कम मनसब कितना था? तो अकबर के समय जो सबसे कम मनसब था वो 10 था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं ज़्यादा की बात करूं तो ज़्यादा 500 से 700 रुपये, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मतलब 7000 मनसब है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करूं, मुगल काल में जमींदारों की व्यक्तिगत जमीन को किस नाम से जाना जाता था? तो व्यक्तिगत जो मुगल काल में जो व्यक्तिगत जमीन थी, निजी भूमि जिसको कहा जाता है, वो मिल्कियत के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, 17वीं शताब्दी के अंत में भारत में आने वाला मुसाफिर जयवानी कारेरी किस देश का निवासी था? तो जो जयफनी कारेरिया वो किस देश का निवासी था? वो इटली से आया था। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो
आना सिक्के का प्रचलन किस शासक ने प्रारंभ करवाया था? तो इसमें जहाँ तक जो आना का संबंध मिलता है, जो आना सिक्के का जो संबंध मिलता है, तो वो शाहजहाँ के काल में आना सिक्के का संबंध मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, मराठा सेना में शाही घुड़सवार को क्या कहा जाता था? तो मराठा सेना में जो शाही घुड़सवार हैं तो उसको क्या कहा जाता था? उसको अहेदी कहा जाता था। अगर बरगीर की बात करें तो ये पैदल सैनिक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो डच द्वारा किस स्थान पर गुस्तावुस किले की स्थापना की गई थी? तो इसका जो गुस्तावुस किले का जो संबंध है वो चिंसरा से है और ये डचों के द्वारा स्थापित किया गया था। ये इनके किले का नाम था गुस्तावुस किला। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का करेक्ट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, सद्र उस सुदूर का मुख्य कार्य क्या था? सद्र उस सुदूर का मुख्य कार्य क्या था? कि धार्मिक विभाग की देखरेख करना, धार्मिक विभाग की देखरेख करना। ये 2022 का, ये भी 2022 से क्वेश्चन सीधा लिया गया। बस उसमें ये पूछा था कि सद्र सुदूर है वो किस विभाग को देखता था? ठीक है, क्या न्यायिक विभाग को देखता था? तो उसमें ये गलत था। तो ये जो सद्र सुदूर है वो किससे संबंधित? धार्मिक विभाग से। अगर इसमें काजी उल कुजात की बात कर देता, काली उल कुजात की बात कर देता, तो वो काय से संबंधित था? वो न्यायिक विभाग से संबंधित था, न्यायिक विभाग से संबंधित था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल जो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन रह गए हैं 101 से और 50 तक, वो कल इसका देखने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।